शरीर पर 80 घाव, एक हाथ का ना होना, एक आंख का ना होना, एक पैर का ना होना, फिर भी लड़ाइयाँ लड़ी और 100 से ज़्यादा युद्ध जीते। ऐसे महान पराक्रमी, ऐसे महान योद्धा का नाम था महाराणा सांगा। इमेजिन कीजिए कैसे लड़ते होंगे महाराणा सांगा। आज हमारे लग जाए थोड़ी सी, अरे लग गई इतनी जोर से चिल्लाते कि आसपास के 4 मोहल्लों में पता लग जाएगा, लेकिन 80 घावों के साथ भी जो लड़ा उनका नाम था महाराणा सांगा। इतिहास में अपनी ख्याति को प्रज्वलित करने वाले महाराणा सांगा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और 2 लाइन उनके बारे में बहुत अच्छी हैं। खाकर सांगो ढील पर 80 घातक घाव। ढील माने शरीर होता है और सांगा यहाँ पर डिनोट किया गया महाराणा सांगा को, उनका नाम सांगा भी था। खाकर सांगो ढील पर 80 घातक घाव, बाबर सु लड़तो रहो दे मुछियों प्रताप और दे मुछियों प्रताप। क्या बात थी यार, मूछों प्रताप देते हुए बाबर से लड़ते रहे। बाबर जो मुगलों का सम्राट था उसको ऐसा हराया था उन्होंने, और मूछों प्रताप देते हुए लास्ट तक निहारे थे। ऐसे महाराणा सांगा के बारे में आज बात करने वाले हैं, इनके पूरे बारे में जानने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और जानते हैं महाराणा सांगा के बारे में कि कितने पराक्रमी और महान योद्धा थे महाराणा सांगा। राणा सांगा महाराज रायमल के पुत्र थे। महाराज रायमल जो मेवाड़ के एक शासक थे, जो एक महान राजा थे, उनके 4 पुत्र और एक पुत्री थी, जिनका नाम सबसे पहले जो सबसे बड़े थे पृथ्वीराज राठौड़, जय सिंह, जयदेव, और उसके बाद सबसे छोटे थे महाराज राणा सिंह। उनकी एक पुत्री भी थी आनंदी बाई। जैसे जैसे महाराजा रायमल की उम्र बीत रही थी, जो एक मेवाड़ के बहुत ही अच्छे शासक थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी सारी जिम्मेदारियां अपने पुत्रों को देकर अब इस चीज़ से छुटकारा लिया जाए। उन्होंने सोचा कि अब मैं एक शांति की ज़िंदगी जीऊँगा, लेकिन वो इस फैसले को लेने में असमर्थ थे कि मैं किसको अगला उत्तराधिकारी बनाऊँ। क्योंकि आधिकारिक तौर पर जो पृथ्वीराज राठौड़ थे, जो सबसे बड़े पुत्र थे, उनको ही महाराजा बनना था। लेकिन महाराजा रायमल से जो उनके जो पिताजी थे, वो ये पता लगाने में असमर्थ थे कि मैं किसको राजा बनाऊं। अब उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने जो छोटे भाई थे, उनके छोटे भाई का नाम था सारंग देव, उन्होंने सारंग देव को बुलाया और उनसे कहा कि चारों इनको लेके जाइए, चारों पुत्रों को मेरे, और एक किसी पंडित के पास लेके जाइए और इनका भविष्य जनवा कर लाइए। अब वो सारंग देव देते जो छोटे भाई थे महाराजा रायमल के, वो सभी को लेके गए पंडित के पास। अब वो बहुत ही जाना माना पंडित था। उसने बताया कि पंडित ने सभी के एक करके हाथ देखे और बताया कि मुझे महाराजा सांगा, जो सबसे छोटे पुत्र थे, उनका राज्य योग प्रबल लग रहा है। अब जैसे ही इस बात को सुना पृथ्वीराज राठौड़ ने और जय सिंह ने, उनसे रहा नहीं, क्योंकि आधिकारिक तौर पर तो पृथ्वीराज राठौड़ को बनना था, लेकिन उनसे रहा नहीं गया इस बात से। और जय सिंह जो थे उनके छोटे भाई, उनसे भी ना रहा गया। अब इस बीच में सभी की लड़ाई हो गई। उन दोनों की लड़ाई हो गई महाराजा सांगा से, और उनकी लड़ाई में महाराजा सांगा की एक आंख चली गई। इस लड़ाई में महाराजा सांगा की एक आंख चली गई। इतना भय देखकर महाराजा सांगा से वहाँ रुका नहीं गया, क्योंकि वो छोटे थे उस समय, और वो वहाँ से भागकर चले गए। और वो चले गए सैमित्री नामक गांव में, जहाँ पर बीदा राठौर एक वहाँ का शासक था, वहाँ पर वो पहुँच गए। जयमल जो छोटा भाई था वो वहाँ पर भी पहुँच गया। वहाँ पर बीदा राठौर को मारकर उसने वहाँ मार दिया। लेकिन महाराजा सांगा यहाँ से बचने में सफल हुए और वो पहुँच गए अजमेर के जंगलों में। अजमेर में वो पहुँचे करमचंद्र पवार के यहाँ। करमचंद्र पवार ने उनको वहाँ पर अपने पास रखा। महाराजा सांगा अजमेर के जंगलों में करमचंद्र पवार जो वहाँ के शासक थे। अब कई किताबों में लिखा है कि जो करमचंद्र पवार थे उनका चोरी का काम था, तो महाराजा सांगा को भी यही काम करना पड़ा। अब मजबूरन वो चोरी करते थे, क्योंकि उनको वहाँ रहना था। अपने भाइयों से डरकर वो वहाँ पर रह रहे थे, क्योंकि उनकी एक आंख फोड़ दी थी उनके भाइयों ने। किसके ऊपर? एक राज्य के ऊपर, कि कौन राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। एक बार की बहुत अच्छी कहानी है। महाराजा सांगा जंगलों में से निकल रहे थे अपनी टीम के साथ, तो उनकी टीम के मेंबरों को भूख लगी। उन्होंने कहा भाई हमें तो भूख लग रही है। अब क्या हुआ, महाराजा सांगा ने बोला मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो सोऊंगा आराम से। अब महाराजा सांगा ने अपना घोड़ा बांधा पेड़ के नीचे और आराम से लेट गए। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उनकी टीम तो खाना खाने चली गई। अब महाराजा सांगा के पास एक सांप आ गया और सांप उनके ऊपर ऐसे करके बैठ गया। देखिए जैसे कि फोटो में भी देख रहे हैं, और इतना बड़ा सांप था और उनके पास आके बैठ गया। अब सांप ये सोच रहा है मैं इसको काटूं या नहीं। इतना दिव्यमान व्यक्ति, जो इतना बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, उनको सांप सोच रहा है मैं काटूं या नहीं, क्योंकि वो सांप उनको काटने नहीं आता, उनकी रक्षा करने आता है। ऐसे बहुत किताबों में बताया है। और जब वहाँ पर जो लोगों ने उन्हें देखा कि कैसे सांप इनके ऊपर है, तो वो समझ गए कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये कोई महान व्यक्ति है। उन्होंने सभी ने बताया करमचंद्र पवार को, जो शासक थे अजमेर के शासक जो करमचंद्र पवार थे, वो भी वहाँ पर आए और उन्होंने अपनी आंखों से दृश्य देखा कि कैसे एक इतना बड़ा सांप और नीचे जो महाराणा सांगा लेटे हुए हैं उनके ऊपर ऐसे खड़ा है, और वो उनको काट नहीं रहा, उनकी रक्षा कर रहा है। तो उन्होंने पूछा कि आप हैं कौन। उन्होंने बताया कि मैं मेवाड़ के जो महान राजा हैं महाराजा रायमल, उनका एक पुत्र हूँ, सबसे छोटा।
जो ऐसी अपनी पूरी कहानी बताई कि मैं इस वजह से यहाँ पर आया था। इधर अजमेर में सभी को पता लग गया था कि महाराणा सांगा एक महाराज हैं जो रायमल के पुत्र हैं और वो यहाँ पर आए हुए हैं अपने भाइयों से बचकर। इधर मेवाड़ में महाराजा रायमल सोच रहे थे कि अब किसको राजा बनाया जाए, तो यहाँ पर कुछ कहानी है छोटी सी कि कैसे तीनों भाइयों का अंत हुआ, कैसे महाराणा सांगा को राज्याधिकार मिला। तो सबसे पहले जो सबसे बड़े भाई थे पृथ्वीराज राठौड़, उनकी मृत्यु जीजाजी के द्वारा की गई थी उन्हीं के। मैंने आपको शुरू में बताया थी आनंदी बाई, जो उनकी 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। आनंदी बाई उनकी जो बहन थी, उनका विवाह हुआ था एक महाराज के साथ। अब वो जो महाराज थे वो उनको तंग किया करते थे, तो अपनी उनकी जो सिस्टर थी आनंदी बाई, उन्होंने अपने भाई को जो पृथ्वीराज राठौड़ थे उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है, आप आइए और इस समस्या को हल कीजिए। अब इस बात को सुनकर पृथ्वीराज राठौड़ आए और जो उनके जीजाजी थे वो मान गए कि हाँ अब मैं आपकी बहन को आगे से नहीं सताऊंगा। अब जब वो वहाँ से जा रहे थे, पृथ्वीराज राठौड़ जब वहाँ से जा रहे थे, तो जो उनके जीजाजी थे उन्होंने विष के लड्डू, जो लड्डू में विष मिलाकर उनको दे दिया और जब पृथ्वीराज राठौड़ उनको खाया तो उनकी वहीं मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार पृथ्वीराज राठौड़। दूसरे नंबर के भाई थे जयमल, वो एक युद्ध में मारे गए युद्ध करते हुए। तीसरे नंबर के तो थे जयसिंह। जयसिंह को वहाँ के लोग पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनका आचार विचार था वो कुछ ठीक नहीं था, तो उनके वहाँ पर लोग उनको पसंद नहीं करते थे, तो उनको राजा तो बनाया जा सकता नहीं था। अब बचे लास्ट में महाराणा सांगा। अब जब महाराज रायमल जो इन सभी के पिता थे वो अंतिम समय में थे अपने, तो उन्होंने महाराजा सांगा को बुलाया और उनको राज्याधिकार, उनका राज्याभिषेक कर दिया। तो इस प्रकार महाराजा सांगा अपने मेवाड़ के महाराज बन गए। 1517 में इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान था, जो अफ़गानी सुल्तान था, उसने सोचा कि वो मेवाड़ पर चढ़ाई करे और वहाँ पर उसको जीत जाए। लेकिन अब महाराणा सांगा वहाँ के राजा थे, उसकी वो बदकिस्मती थी कि उसने ऐसा सोचा। अब वो वहाँ पर पहुँचा तो महाराणा सांगा को पता लग गया और उन्होंने उसकी सेना को चारों तरफ से घेर लिया और बुरी तरीके से उसकी सेना को परास्त कर दिया। अब वहाँ से उसको दंड लेकर छोड़ दिया गया। इस प्रकार उन्होंने 1517 में इब्राहिम लोदी से लड़ाई जीत ली। अब उसके बाद इब्राहिम लोदी यहाँ पर नहीं रुका। साल बाद दोबारा इब्राहिम लोदी ने महाराणा सांगा पर हमला किया, लेकिन इस बार भी महाराणा सांगा ने अपनी पूरा दिमाग लगाकर और अपने तकनीकों से उसको दोबारा हरा दिया। लेकिन जो 1517 की लड़ाई थी उन्होंने उसमें महाराणा सांगा ने अपना एक हाथ खो दिया, लेकिन फिर भी नहीं माने वो, उन्होंने उनको हरा दिया और इब्राहिम लोदी से एक भारी दंड वसूला गया। क्योंकि पहले क्या होता था ना, जब अगर लड़ाई होती थी तो जितनी भी सेना होती थी वो गांव के गांव तबाह कर देती थी, तो जो राजा था जो हार जाता था उससे बहुत भारी दंड वसूल कर उसे छोड़ भी दिया जाता था और मार भी दिया जाता था। लेकिन महाराणा सांगा ने उनको छोड़ दिया एक भारी दंड वसूल कर। लेकिन उनकी एक बाज, जो उनका हाथ था वो कट गया सन 1517 में इब्राहिम लोदी से युद्ध। यहाँ पर इनको देखते हुए हिंदू पद की उपाधि से नवाजा गया, क्योंकि वो एक बहुत बड़े सम्राट बन गए थे। क्योंकि उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था तो उनकी बहुत बड़ी ख्याति वहाँ पर बन गई थी और हिंदू पद की उपाधि से नवाजा गया था। 20 अप्रैल सन 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में घमासान युद्ध हुआ। बाबर जो था वो काबुल का बादशाह था और जो दिल्ली के सुल्तान थे इब्राहिम लोदी के बीच में, दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। अब इस युद्ध में महाराजा सांगा ने सोचा कि जो बाबर है वो आएगा और उनको इब्राहिम लोदी को हराकर अपने वापस वहीं चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबर ने उसको हराया और वहीं पर रुक गया और वहीं पर मुगलों का राज्य बन गया। दिल्ली में अब बाबर का साम्राज्य था। अब बाबर ने सोचा क्यों ना मेवाड़ पर हमला किया जाए और महाराजा सांगा को हराया जाए। लेकिन महाराजा सांगा भी कहाँ हारने वाले थे, बाबर की बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन महाराजा सांगा भी कम नहीं थे। अब दोनों के बीच में युद्धों का ऐलान हुआ। बाबर ने महाराजा सांगा को युद्ध का ऐलान भेजा कि अब हम युद्ध करेंगे। अब यहाँ पर जो महाराजा सांगा उन्होंने दिमाग लगाया और पाती परवन आदेश जारी, पाती परवन का संदेश जारी कर दिया गया था और उनकी बहुत बड़ी सेना बन गई थी और उन्होंने इस लड़ाई में बाबर को धूल चटा दी थी, बाबर को हरा दिया और बाबर को हराकर वापस भेज दिया। अब यहाँ पर किताबों में बताया जाता है कि महाराजा सांगा वहीं पर रुक गए, लेकिन उनको क्या करना चाहिए था, वो उनको वहाँ जाना चाहिए था और उसको साथ में बाबर को दिल्ली में पहुँचकर साथ के साथ हटा देना चाहिए था। लेकिन बाबर वापस गया, उन्होंने महाराजा सांगा ने ऐसा कुछ किया नहीं और बाबर वहाँ पहुँचकर दोबारा उसने अपनी सेना इकट्ठी शुरू की। लेकिन सेना बहुत डर गई थी क्योंकि महाराजा सांगा का व्यक्तित्व इतना बहुत ज़्यादा हाई था कि उनकी सेना, जो बाबर की सेना
थी वो तैयार नहीं हो रही थी लड़ने के लिए, लेकिन बाबर ने बहुत सारे लालच दिए अपनी सेना को, लेकिन उसने फिर भी नहीं मानी सेना ने बात, क्योंकि सेना के अंदर बहुत ज़्यादा भय बढ़ गया था। लेकिन बाबर भी बहुत उसकी नेतृत्व शक्ति कमाल की थी, वो भी कम नहीं था, तो उसने जिहाद के नारे लगाने शुरू किए और उसकी सेना धीरे धीरे करके एक पास आने लगी। अब जैसे जैसे उसकी सेना जुड़ने लगी तो उसने दोबारा सेना का गठन किया और इस बार अपनी सेना के पीछे तोप लगा दी। जो महाराजा सांगा थे उनको ऐसा कुछ पता नहीं था उस समय कि तोपों का भी यूज़ होता है। अब दोबारा जब लड़ाई हुई बाबर और महाराजा सांगा के बीच में, तो महाराजा जो बाबर ने उसने अपने तोप के गोले खोल दिए और महाराजा सांगा के बहुत सारे सैनिक ढेर हो गए। बाबर ने तुलगावा पद्धति का उपयोग किया, जिसमें सभी सैनिक पीछे से जाते हैं और घेर लेते हैं। इस प्रकार महाराजा सांगा की सेना बहुत ज़्यादा ढेर हो गई और महाराजा सांगा अपने हाथी से गिरकर नीचे आ गए और इस प्रकार महाराजा सांगा को वहाँ से लेकर एक सुरक्षित स्थान पर ले गए। अब जैसे ही महाराजा सांगा की आंख खोली, उन्होंने कहा युद्ध जीतने की बधाई हो, लेकिन उनको बताया कि महाराज हम युद्ध हार गए हैं। अब उनसे सुनकर रहा नहीं गया, उन्होंने कहा मुझको कौन लेकर आया यहाँ पर, मुझको कौन लेकर आया, मुझे युद्ध से कौन यहाँ पर लेकर आया कि मैं इतना कायर हूँ। और वो अपने आप में इतना गिल्टी फील करने लगे कि मुझको युद्ध से निकाल कर कोई लेकर आया। ऐसा इंसान नहीं था ना, वो डरने वाला नहीं था बिल्कुल भी, उसकी चाहे मौत आए वो फिर भी नहीं डरते थे, क्योंकि इतने सारे घाव होने के बाद भी वो लड़ रहे थे। तो ऐसे महान व्यक्तित्व थे महाराणा सांगा। यहाँ पर 2 लाइन है, खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, आगे शत्रु पीछे शत्रु, फिर भी जीत का जुनून। जीत का जुनून इतना था कि फिर भी उन्होंने खड़े हुए और उठे और सोचा कि मैं लड़ाई करूंगा, मैं दोबारा जाऊंगा युद्ध में और उसको बाबर को हराऊंगा। लेकिन कहते हैं ना, विश्वासघाती जो होते हैं, अब उनके जो साथ के थे वो बहुत डर गए थे बाबर की सेना से, क्योंकि बहुत बड़ी सेना थी वो भी, और वहाँ पर उन्होंने जहर देकर महाराजा सांगा को मार दिया। कुछ किताबें में ये भी लिखा है कि महाराजा सांगा गए थे, लड़ाई करते करते वो शहीद हो गए थे। अब पता नहीं कौन सही है, लेकिन जो गद्दार होते हैं वो तो बहुत बड़े गद्दार होते ही हैं हुआ। और इतनी कठिनाइयों के बाद उन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते और बाबर से वो दूसरा युद्ध हार गए। बाबर ने अपनी बाबरनामा, जो बाबर की आत्मकथा है, उसमें लिखा था, राणा सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल पर अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। उनकी सेना में 1 लाख सवार थे, उनके साथ 7 बड़े 104 छोटे सरदार हमेशा तैयार रहते थे। उसके 3 उत्तराधिकारियों में से, बाबर ने सुनिए क्या कहा, उसके 3 उत्तराधिकारियों में से अगर यदि एक जैसा योग्य होता तो मुगलों का राज्य भारत में जम ना पाता। तो बाबर भी इस मान को मानता था कि महाराजा सांगा जैसा कोई हो नहीं सकता। उन्होंने कहा अगर उनके जैसा एक भी उत्तराधिकारी होता तो हमारा जो राज्य है वो बन नहीं पाता। तो ऐसे महान महाराजा सांगा के बारे में आज हमने जाना कि कैसे उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और जीती भी। तो लास्ट में कविता महाराणा सांगा की। सांगा अमर रहेगा, रणबांका अमर रहेगा। दिल्ली जिसके चरण चूमती, हिंद की माटी जिस पर इटलाती, बप्पा की वो शान था, कुंभा का वो मान था। वो राणा अमर रहेगा, वो सांगा अमर रहेगा, वो रणबांका अमर रहेगा। 100 युद्धों का था वो विजेता, एक में हारा फिर भी न माना, अपने द्वारा गया जो मारा, मेवाड़ धरा का राज दुलारा। हिंद धरा का था वो पुजारा, वो राणा अमर रहेगा, वो सांगा अमर रहेगा, रणबांका अमर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताइए, फैलाइए कि कैसे महान व्यक्तित्व थे महाराणा सांगा। तो कैसी लगी आपको पूरी वीडियो और कैसी लगी आपको एडिटिंग, जो नया मैं तरीका लेके आया हूँ, ये विवेक बिंद्रा सर का तरीका है, वो ऐसे बताते हैं। तो मैंने भी सोचा कि थोड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने भी अप्लाई किया विवेक बिंद्रा सर का तरीका है। और जितना भी सारा मैंने कंटेंट यूज़ किया, सारा डिस्क्रिप्शन में मैं दिया हूँ, किसका मैंने क्या कैसे कहाँ से की चीज़ें सीखी और क्या सीखा है, कहाँ से पढ़ा है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, मेहनत लगी है वीडियो में, तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।